रवि भाई और यहाँ अकोला के सभी सम्मानित सज्जनों, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूँगा। आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज यहाँ आ सका अकोला में, इसके लिए मैं नागरिक मंच और श्री प्रकाश भाई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के नोटिस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। शायद 1.5 दिन पहले या 2 दिन पहले यहाँ का कार्यक्रम तय हुआ और आप लोगों के बीच में आया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके बीच आया हूँ एक ऐसे समय में जब चुनाव होने वाले हैं और मैं मेरे व्याख्यान के पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैंने आज तक मेरा वोट नहीं दिया किसी पार्टी को। तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी राजनीतिक दल की ये सभा नहीं है। ये सभा आपके बीच में आया हूं और जो आयोजित हुई है, ये राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, देश की हालत के बारे में कुछ बात करने की है। देश की हालत की कुछ व्याख्या आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। 3 तरह की बात मेरे व्याख्यान में शामिल होगी। एक तो हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, उसके बारे में आपसे कुछ कहूंगा। दूसरी, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आचार संहिता लागू है, ये बात कहूंगा। और तीसरी, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी हो गई है, उसके बारे में कुछ बात आपसे कहने की कोशिश करूंगा। अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में एक चर्चा चल रही है, शायद आप सब उससे परिचित होंगे अखबारों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से। वो चर्चा है हमारे देश की आज़ादी के 50 साल की। भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बात पूरे देश में कही जा रही है। तो देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती है और स्वर्ण जयंती के बारे में चर्चा भी है। तो एक तरफ तो आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, एक तरफ तो देश की आज़ादी के 50 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं, दूसरे तरफ देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमारी गुलामी के बारे में याद दिला रही हैं। एक तरफ देश की गुलामी के बारे में याद दिलाने वाली घटनाएं हैं और दूसरे तरफ देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बातें चल रही हैं। मैं एक उदाहरण से मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं। आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे देश में अक्टूबर 97 में 12 तारीख को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई थी और आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ हमारे देश में आई, उसके बारे में हिंदुस्तान के हर अखबार ने मुख्य पृष्ठ की खबर बनाई। भारत सरकार की तरफ से भी काफी प्रचार किया गया और लगभग 1 सप्ताह तक हिंदुस्तान सरकार के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ रानी एलिजाबेथ की खबर ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती थी। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भारत में आई, सच्चाई यह है कि उसको भारत सरकार ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था। तो एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आजादी के 50 साल का जश्न मना रही है और दूसरे तरफ रानी एलिजाबेथ को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया। रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की रानी है और इन अंग्रेजों ने हमारे देश को 250 वर्षों तक बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया। हमारे देश में आए थे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने, लेकिन देश को गुलाम बनाया था। और ना सिर्फ देश को गुलाम बनाया बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत जैसे सोने की चिड़िया कहने वाले देश को भिखारी देश बना दिया। इन अंग्रेजों ने कैसे अत्याचार किए, इसके बारे में आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। 250 साल की जो गुलामी रही इस देश में, उसके लिए जो अंग्रेज जिम्मेदार थे, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फिर से निमंत्रण दिया गया आजादी के 50 साल।
और अंग्रेजों की रानी को हिंदुस्तान बुलाया गया आजादी के 50 साल में, और वो हमको ये याद दिलाने के लिए आई थी कि 50 साल पहले हमने तुमको गुलाम बनाया था। दुर्भाग्य क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई, तो इसमें विशेष बात क्या है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रानी एलिजाबेथ का आना हमारे देश में एक विशेष दुर्घटना को बताता है। हमारे देश में बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, लेकिन उनके आने जाने से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान में आई तो उससे जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई, हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा। माने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, शायद 25 से 27-28 सितंबर के बीच का कोई दिन था, तो एक वक्तव्य छपा हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपी, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छपी बल्कि दुनिया के कई देशों के अखबारों में यह बात छपी। जब यह बात लंदन के अखबारों में भी छपी तो लंदन के वहां के कई सांसद हैं, वहां की जो पार्लियामेंट है, लंदन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वहां के बहुत सारे सांसदों ने एक स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट यह किया कि भारत के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए मना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके कई मंत्री और उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया, और यह हंगामा जो लंदन में हुआ वो बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचा। और हमारे देश में क्या हुआ, लंदन से बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया। वो प्रेस वक्तव्य भी हिंदुस्तान में छपा, दुनिया के तमाम देशों के अखबारों में छपा। तो 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 24 घंटे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए भारत सरकार स्वागत करेगी, और ना सिर्फ स्वागत करेगी बल्कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको भारत में आने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य बदला और कह दिया कि ना सिर्फ वो भारत में आ सकती है बल्कि भारत के किसी भी गांव में जा सकती। और उसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। माने बिना वीजा के ब्रिटेन की महारानी भारत में आ सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुलामी की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे पहले एक बात कह रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। ब्रिटेन की महारानी आई, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उतरी, तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी का वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। कानून जानते हैं क्या है? कानून यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश में बिना वीजा के जा नहीं सकते, और अगर आप कभी गलती से अमेरिका जाएं और आपके पास वीजा ना हो तो दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो अमेरिका की जेल में पकड़कर आपको बंद कर दिया जाएगा या किसी हवाई जहाज से वापस आपको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। औपचारिकतावश सरकार वीजा इशू करती है और बिना वीजा के किसी भी देश में जाने की परमिशन नहीं होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको भी वीजा लेना ही पड़ता है।
तो दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आए या प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो उसको वीजा लेने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाए तो उनको भी वीजा लेने की जरूरत है। लेकिन ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यह बात जब सरकार ने कही तो हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की रानी में जिसके लिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। और हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और इस प्रश्न का जवाब तलाशना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कई लोगों से बातें करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ एक दूसरी दुर्घटना और हुई कि जब ब्रिटेन की रानी दिल्ली आई तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है 21 तोपों की सलामी लेने का। बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च माना जाता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बिना वीजा के वो हिंदुस्तान आई। पासपोर्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जब उनको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह का उनका स्वागत किया गया, वो स्वागत देखने के बाद हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न क्या पैदा हुआ कि ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई थी सन 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? ब्रिटेन का राजा आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी में उसको कहते थे जॉर्ज फिफ्थ। वो हिंदुस्तान आया था 1911 में। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो बिना वीजा के आया था और उसको उस जमाने में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि जॉर्ज पंचम भारत का भी राजा था। क्यों? क्योंकि 1911 में हम ब्रिटेन के गुलाम थे और 1911 में यहां पर ब्रिटेन का शासन चलता था, ब्रिटेन का राज्य चलता था। तो चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड का राजा हमारा राजा होता था, तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया तो बिना वीजा के आया था और 21 तोपों की उसको सलामी दी गई थी। यह बात इतिहास में हमको मालूम है। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई थी और इसके साथ साथ एक दुर्घटना और हुई थी कि 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था। और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और उनके साथ जो नौजवानों का संगठन था, उन्होंने भयंकर विरोध किया था और जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए गए थे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर। तो नतीजा क्या निकला था कि हमारे देश में अंग्रेजों की पुलिस ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जबरदस्त लाठी चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध करना माने इंग्लैंड के राजा का विरोध करना, माने हिंदुस्तान के भी राजा का विरोध करना, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो यह दुर्घटना हुई थी 1911 में। यह दुर्घटना चूंकि 1911 में हुई तो मेरे जैसे आदमी के मन में शंका का समाधान हो गया, क्योंकि हम 1911 में गुलाम थे। हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड के राजा को काले झंडे दिखाए। हिंदुस्तान में लोकमान्य तिलक और उनके साथी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा होने के साथ साथ भारत का भी राजा था। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई तो मुझको समझ में आता है। लेकिन वही दुर्घटना अगर आजादी के 50 साल के बाद 1997 में भी हो तो मन में प्रश्न उठता है। 1911 में जॉर्ज पंचम बिना वीजा के आया क्योंकि वो इस देश का मालिक था, लेकिन 1997 रानी एलिजाबेथ बिना वीजा के क्यों आई? अंग्रेजों का राजा जॉर्ज पंचम आया बिना वीजा के तो समझ में आता, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान में बिना वीजा के आती है, यह बात समझ में नहीं आई। हमारे देश में आजादी बचाओ आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कई संगठनों ने रानी की यात्रा का विरोध किया।
तो हमारे साथ भी वही दुर्घटना हुई जो 1911 में लोकमान्य तिलक और उनके साथियों के साथ हुई थी। बहुत सारे नौजवान क्रांतिकारियों पर रानी के आने के विरोध में जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, और न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि जेलों में बंद कर दिया गया। अमृतसर में बहुत सारे सिख नौजवान थे जिन्होंने रानी को काले झंडे दिखाए, तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया। और यह दुर्घटना हो रही थी आजादी के 50 साल में, और हमारी सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह से लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कभी यह हुआ होगा। तो यह जो दुर्घटना हुई हमारे देश में, इस दुर्घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, यह जानना चाहिए। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया। मेरे एक वकील दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में घुसने की परमिशन मिले, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उस वकील ने मुझे कहा कि हां राजीव भाई, इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उन वकील से कहा कि यह सिर्फ एक स्थिति में होता है, ऐसी लीगल वैलिडिटी एक ही स्थिति में होती है, और वो स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए आप जब हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं या फ्रांस जाएं या किसी भी देश में जाएं और वापस अपने देश में लौटें, तो आपको वीजा नहीं पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। तो आप जिस देश के नागरिक हैं, उसी देश में जब आप वापस लौटते हैं तो आपको ना तो वीजा पूछा जाता है ना पासपोर्ट पूछा जाता है। तो मैंने मेरे वकील दोस्त से कहा कि ब्रिटेन की रानी को अगर वीजा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, तो मैं ये मानूं क्या कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? तो उन्होंने कहा कि हां ऐसा है। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है और इस बात की लीगल वैलिडिटी है, तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ हम कहते हैं आजादी के 50 साल, एक तरफ हम कहते हैं भारत की स्वर्ण जयंती आजादी की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की अगर नागरिक है, तो इस आजादी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमें आजादी नहीं मिल पाई है अभी तक। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, एक कानून है, उसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा वो कौन सा कानून है? तब उन्होंने मुझे बताया कि 1947 के साल में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और यह कानून बना था 4 जुलाई 1947 को, माने 15 अगस्त से लगभग 10-15 दिन पहले। तो यह कानून बना था हमारे देश में आजादी के पहले, और इस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के आधार पर ब्रिटेन की महारानी अगर हिंदुस्तान में आएगी तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कानून आप मुझे दे सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो उसकी कॉपी नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मिलेगी? तो उन्होंने कहा कोशिश करो भारत की संसद की लाइब्रेरी में मिल जाए, तुमको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिल जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाई। फिर दूसरी एक कोशिश की तो उसमें थोड़ी सफलता मिली। उस कानून की फोटोकॉपी लंदन से आई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वहां से वो कॉपी आई और सबसे पहले हम लोगों ने वो कानून को पढ़ने की कोशिश की। तो उसमें लिखा हुआ है, पूरे कानून की बातें 70-80 पन्नों में हैं, लेकिन कानून के प्रियम्बल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। एक वाक्य लिखा है, 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और यह कानून पारित क्यों किया गया है? भारत की आजादी के लिए यह कानून पारित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। माने हमको आजादी मिल रही है तो
तो हमारी आजादी का कानून विदेशी संसद में पारित हुआ है, और अगर हमारी आजादी का कानून एक विदेशी संसद ने पारित किया है, तो वो विदेशी संसद अगर उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? क्योंकि जो संसद कानून पारित करती है वही संसद उस कानून को वापस भी ले सकती। तो मान लीजिए 4 जुलाई 1947 को वो कानून पारित हुआ है लंदन में, तो कल को वो लंदन की पार्लियामेंट से वापस हो जाए तो हमारी आजादी के सामने पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुर्भाग्य हमारा आपका जानते हैं क्या है कि हम आजाद भी हुए हैं तो ये कानून अंग्रेजों ने तय किया है, हमने तय नहीं किया है। हमारी आजादी के बारे में हमने तय नहीं किया है। वो कानून क्या है? 4 जुलाई 1947 को लंदन की पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके प्रियम्बुल में एक वाक्य लिखा हुआ है। उस वाक्य का अंग्रेजी में क्या भाषांतर है? आफ्टर 15th अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता? दुनिया के किसी भी देश की डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो उसका एक ही मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और चूंकि हम डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हैं किसके हम डोमिनियन स्टेट्स? यूनाइटेड किंगडम के या कॉमनवेल्थ के। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत क्या बनी है? हमारी हैसियत बनी है कि हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो बात समझ में आती है कि आज भी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और यह बात अगर 4 जुलाई 1947 के कानून से है तो मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आजकल जो उठ रहा है वो ये कि 50 साल से इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। यह बात तो हिंदुस्तान की संसद में आनी चाहिए थी। शायद पिछले साल आपने देखा होगा 14 अगस्त की रात को 12 बजे भारत की संसद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बात भारत की संसद में आनी चाहिए कि हम 50 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनेंगे? कितने साल और लगेंगे उसमें? और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो फिर आजादी की ये स्वर्ण जयंती क्यों मना रहे हैं? किसके गले पे तमाचा मार रहे हैं? और वो बात जब समझ में आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रानी अगर आएगी हिंदुस्तान में तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही आएगी, क्योंकि आप उनके डोमिनियन स्टेट्स हैं। और इस बात को आप एक दूसरी जगह और देख सकते हैं। जो लोग यहां बैठे हैं इस सभा में, अगर वो वकील हों और वकालत करते हों तो आप भारत के संविधान को उठाकर देखिए। भारत के संविधान में कहीं भी इंडिया एज ए नेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे संविधान में भारत के लिए नेशन नाम का शब्द नहीं है, हर जगह इंडिया स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हम सिर्फ एक राज्य बनकर रह गए हैं, राष्ट्र बन नहीं पाए हैं। कानूनी रूप से हमारी यह हैसियत है। तो इसलिए रानी अगर आती है तो उसका स्वागत करना हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसका स्वागत करना हमारे राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और इसी के साथ एक दूसरे सवाल का जवाब भी हमको मिला कि जब रानी आई थी तो भारतीय सरकार ने रानी के सम्मान के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में क्या हुआ था? ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया था, राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया था।
हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, यह आप जान लीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नाम नहीं होता, और कोई भी निमंत्रण पत्र अगर छापना हो, कोई भी पत्रक छापना हो जिसमें किसी विदेशी अतिथि के साथ राष्ट्रपति का नाम देना हो, तो नियम यह है कि राष्ट्रपति का नाम हमेशा ऊपर होता है, बाहर से आने वाले अतिथि का नाम या तो बराबर में होता है या नीचे होता है। लेकिन ब्रिटेन की रानी का नाम राष्ट्रपति के नाम के ऊपर छापा गया, और भारत सरकार ने इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा भी था। एक पत्रकार ने पूछा था भारत सरकार के प्रवक्ता से कि ये ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया और भारत के राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया, ये कहीं गलती से तो नहीं हुआ? तो भारतीय सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ये जानबूझकर छापा गया है, माने गलती नहीं हुई है, जानबूझकर छापा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आपकी महारानी है, इसलिए उसका नाम हमेशा राष्ट्रपति के नाम के ऊपर जाएगा, आपके राष्ट्रपति का नाम उससे नीचे जाएगा। हमारे देश में एक कानून है, जानते हैं क्या है? अगर आप राष्ट्रपति का अपमान करें तो आपको जेल हो जाएगी, यह कानून है। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती इस देश में, और अगर आपने टिप्पणी की तो आपको जेल हो जाएगी। क्यों हो जाती है? कानून यह कहता है कि राष्ट्रपति की मान्यता सर्वोच्च है, उनका अपमान नहीं कर सकता कोई। लेकिन खुद भारत सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया और उस सरकार को जेल में होना चाहिए था। पूरे देश में खामोशी, और इस बात की नोंद हमारे देश के किसी भी कोर्ट ने नहीं ली। मैं महीनों महीनों इंतजार करता रहा कि यह कोई छोटी दुर्घटना नहीं है, शायद हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान का कोई हाई कोर्ट या हिंदुस्तान की कोई अदालत इस बात की जानकारी लेकर कोई एक केस फाइल करेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि यह इतना बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां इस सवाल को उठाकर पूरे देश में हंगामा करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से सब राजनीतिक पार्टियों के नेता रानी के साथ फोटो खिंचवाने में दिल्ली में मस्त थे। उनको यही चिंता थी कि हमारा फोटो रानी के साथ कैसे खींचा जाए। इस देश के नेताओं की मानसिक गुलामी का इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा कि जिस देश को अंग्रेजों ने 250 साल गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन अंग्रेजों की रानी के साथ हमारे देश के नेता फोटो खिंचवाने में मस्त हैं, और किसी को लगता नहीं कि यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। और यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारे जैसे लोगों को भी पता नहीं चलता कि आज तक हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उससे भी ज्यादा खराब मुझे एक चीज और लगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया था। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा गया था। उस गीत का नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता? जन गण मन अधिनायक माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के, हिंदुस्तान के गणों के अधिनायक, सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। माने जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है जो जॉर्ज पंचम, और जिस जॉर्ज पंचम की सरकार से पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया गया, उसके स्वागत में कोई गीत लिख रहा है, कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंग। माने जिस देश में पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, इतनी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, उनके नाम लेते हुए ऐसी नदियां हैं, उन सबकी तरफ से तब शुभ आशीष मांगे, हम तुम्हारे लिए आशीष मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। गाए तब जय गाथा, तुम्हारी ही जय के गीत गा रहे हैं हम। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी मंगल कामनाएं करते हुए हम ये गीत गा रहे हैं। ऐसी चाटुकारिता का हिंदुस्तान में दूसरा नमूना नहीं मिलेगा आपको। आपने सुना होगा
हमारे देश के इतिहास में कुछ जगहों पर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? हमारे देश में राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट कवि हुआ करते थे। तो ये जो चारण और भाट कवि हुआ करते थे, ये क्या करते थे? राजाओं के जयगान गाने के लिए गीत लिखा करते थे। राजा चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना बेईमान हो, चाहे जितना करप्ट हो, चाहे जितना बदमाश हो, उन सबके बारे में ऐसे ऐसे गीत लिखते थे वहां के चारण और भाट कवि कि लोगों को लगता था कि राजा तो बड़ा महान है, जबकि होता था उसका ठीक उल्टा। तो राजा क्या किया करता था कि जब चारण और भाट कवियों के गीतों से राजा प्रसन्न होता था तो इनाम दिया करता था। क्या इनाम मिलते थे? जो चारण और भाट कवि जितनी ज्यादा चाटुकारिता करते थे किसी राजा की, उनको एस्टेट मिल जाती थी, जागीरें मिल जाती थी, सोने की असरफियां मिल जाती थी, सोने चांदी के कुछ जेवरात मिल जाया करते थे। तो इस तरह का सारे देश में चला करता था। ठीक उसी तरह के चारण और भाट कवि ने हिंदुस्तान में एक गीत लिख दिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो जानते हैं इनाम क्या मिला? उस कवि को नोबेल प्राइज दिलवा दिया। 1911 में यह गीत लिखा और 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के राजा की इतनी चाटुकारिता तो ब्रिटेन में कभी उन्होंने नहीं सुनी होगी जो हमारे देश में की कुछ लोगों। और हमारा और आपका दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? हमारा और आपका दुर्भाग्य कि जो गीत लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, उसका चरण गान गाने के लिए, वही गीत हमारे देश में राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। बहुत बार कांग्रेस के अंदर इस बात पर बहस हुई। वो कांग्रेस जो आजादी के पहले, आज की नहीं। तो बहस यह होती थी कि यह गीत नहीं चलने वाला है, और चलता भी नहीं था। ज्यादातर दो ही गीत गाए जाते थे, या तो वंदे मातरम गाया जाता था या गाया जाता था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत तो आपके देश की आजादी मिलने के बाद, आजादी नहीं कहता मैं, तथाकथित आजादी मिलने के बाद आपके देश में चालू किया गया राष्ट्रगीत के रूप में। ये हम सबकी कमनसीबी है कि जो गीत हमको गाना पड़ता था अंग्रेजों की चाटुकारिता में, वही गीत अभी फिर गाया गया था 12 अक्टूबर 1997 को रानी एलिजाबेथ के सम्मान में। और जिस देश की प्रजा और जिस देश के प्रजाजन और जिस देश की नीतियां बनाने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते कि गुलामी के पहले के गीत हम नहीं गाएंगे और उनको हम राष्ट्रगीत नहीं बनाएंगे, उस देश की आजादी के बारे में मतलब क्या है? इसलिए अक्सर हम लोग सारे देश में एक बहस चला रहे हैं कि क्या सच में आजादी मिल गई है? अगर आजादी मिल गई होती तो उस जमाने के गुलामी के गीत को क्यों गाना पड़ता? और हमारा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? 50 साल पूरे देश में बहस चली, तब जाके संसद में अभी वंदे मातरम गाना शुरू किया गया। उसके पहले तो वो भी नहीं गाया जाता था। जो वंदे मातरम हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक रहा, जिस वंदे मातरम को गाते हुए लाखों करोड़ों शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिस वंदे मातरम को कहते हुए हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शहीद हुए, अंग्रेजों की गोलियां खाकर मरे, लाठियां खाकर मरे, अंग्रेजों के अत्याचार खाकर मरे, उस वंदे मातरम को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गाने में 50 साल लग गया हमको। ये देश की आजादी के लक्षण है। क्योंकि जो देश आजाद होता है किसी गुलामी से, वो देश अपनी गुलामी वाली व्यवस्थाओं को आगे नहीं चलाया करता। ठीक है, हम 250 साल गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, लेकिन अंग्रेजों की 250 साल पुरानी व्यवस्थाओं को हम क्यों चलाएंगे आजादी के बाद? यह मूल प्रश्न है। और इसी मूल प्रश्न पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि अभी आजादी आना बाकी है, क्योंकि आप आजाद हुए हैं कंडीशनल। कंडीशनल माने क्या? 4 जुलाई 1947 का कानून जो कहता है आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। हम डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और इसलिए एक बात और समझ में आती है, आप कभी भारत के संविधान को पढ़िए
तो भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है 372, 372। ये आर्टिकल क्या कहता है? 372 नंबर का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो ये कहता है कि भारत में आजादी आने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कानून वही चलेंगे जो अंग्रेजों ने चलाए थे। माने अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे हमारे देश में, वो सारे के सारे कानून हमारी आजादी के बाद भी चल रहे हैं, और ये बात हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून अगर आजादी के 50 साल बाद भी चल रहे हैं, तो प्रश्न पूछना चाहिए कि हम आजाद हैं क्या? एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा था। महात्मा गांधी से उस पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बापू, हिंदुस्तान की आजादी के बारे में आपके मन में सपना क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो हमारे मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस पत्रकार ने फिर पूछा कि बापू, ये अंग्रेजियत क्या है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अंग्रेजियत का माने अंग्रेजों की बनाई गई जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब अंग्रेजियत, वो जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो इस देश में रह सकते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ? गांधी जी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की व्यवस्थाएं इस देश में बरकरार हैं। आपको मालूम है, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए 3735 कानून इस देश में आज भी चल रहे हैं। एक दो नहीं, 3735। और वो 3735 कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? आपके देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों की काम करने की एक पद्धति थी। अंग्रेजों की काम करने की क्या पद्धति थी? कि वो देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाते थे, और उन नीतियों के आधार पर कानून बनाते थे, और फिर वो सारी दुनिया में कहा करते थे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उस कानून के पालन में हिंदुस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कभी ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जेब काटना कानून बन जाए, तो जेब काटी जाए लोगों की, क्योंकि कानून है। और कानून से जब आपकी जेब काटना शुरू कर दिया जाए, तो कोई कहेगा कि मेरी तो जेब कट रही है, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो कानून है। तो जिन लोगों ने जेब काटने का कानून बनाया है, वो कहेंगे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उसमें आपकी जेब कटे तो हमसे क्या लेना देना। और मैं उसके लिए आपको एक सॉलिड एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ऐसा ही एक तीसरा कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है टोल टैक्स। और ऐसे ही एक कानून बना दिया था हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ऐसा ही एक कानून और बना दिया था हिंदुस्तानी लोगों को बर्बाद करने के लिए, उसका नाम है सेल्स टैक्स। आपको मालूम है, ये टैक्सेशन के जितने कानून चलते हैं हिंदुस्तान में, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स लगाया क्यों? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स इसलिए लगाया, अंग्रेजों की एक नीति थी। वो नीति क्या थी? अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है, और अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है, तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदुस्तानी माल को टैक्स लगाकर इतना महंगा कर दिया जाए और अंग्रेजी माल को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो होता क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों के देश से कपड़ा बिकने के लिए आता था, तो वो टैक्स फ्री होता था। और हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे, उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो कपड़ा महंगा हो जाता था। हमारे देश में सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो अंग्रेजों ने बर्बाद की टैक्स लगाकर। तो कानून उन्होंने बना दिया कि हिंदुस्तान में जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका माल बाजार में महंगा होता चला जाए। और दूसरे बाजू में अंग्रेजों के देश से जितना माल हिंदुस्तान में आएगा, वो सब टैक्स फ्री कर दो,
ताकि वो सस्ता हो जाए और हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिके। हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगेगा और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा, यह नीति बनाई गई थी और इस नीति का नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। और उनके मुक्त व्यापार की परिभाषा क्या थी? एक बार अंग्रेजों की संसद में बहस चली। हमारे पास अंग्रेजों की संसद में जो बहस चली है उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एक दिन अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी और अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी तो एक अंग्रेज एमपी ने सवाल पूछा कि ये फ्री ट्रेड क्या है। तो एक अंग्रेज दूसरे नेता ने उसका जवाब दिया कि अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिके, ये है फ्री ट्रेड, और बदले में हिंदुस्तानी कंपनियां जो चलती हैं वो बंद हो जाएं, ये है फ्री ट्रेड। हिंदुस्तान के लोगों से कच्चा माल हम ले जाएं बिना पैसे में, ये है फ्री ट्रेड, और अंग्रेजों के देश से पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में बेचें, ये है फ्री ट्रेड। तो उस एमपी ने पूछा कि इस फ्री ट्रेड को भारत में चलाने के लिए आपने क्या किया? तो दूसरा अंग्रेज एमपी जवाब दे रहा है कि हमने हिंदुस्तान में टैक्सेशन का नेटवर्क बना दिया है। तो कितना टैक्स लगाया है आपने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर? तो अंग्रेज एमपी बता रहा है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 100 रुपए का व्यापार करे तो उसके ऊपर हमने 127 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो पहले वाला एमपी फिर पूछ रहा है कि ये 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारी को, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो वो कह रहा है इसके दो ही नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा यह निकल सकता है कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदार है और ईमानदारी से वो 127% टैक्स देना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए तो वो व्यापारी धंधा नहीं कर सकेगा। तो उसने कहा दूसरा रास्ता क्या होगा? उसने कहा दूसरा रास्ता एक निकल सकता है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर टैक्स देना बंद करेंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, और टैक्स की चोरी करेंगे तो बेईमान बनेंगे, और बेईमान लोगों को गुलाम बनाना आसान होता है। माने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर ईमानदारी से टैक्स देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स देना बंद करेंगे, चोरी करेंगे तो बेईमान हो जाएंगे। या तो हम उनको बेईमान बना देंगे या उनको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बेईमान बनेंगे तो भी बर्बाद होंगे हमारे कब्जे में आने के बाद, और ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो भी बर्बाद होने ही वाले हैं। इसलिए हमने टैक्सेशन का सिस्टम भारत में चलाया है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, और दुर्भाग्य से आपको मालूम है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए वो सब के सब आज भी आपके ऊपर लगे हुए हैं। और अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी कि भारत के लोगों पर इतना टैक्स लगा दो कि वो बर्बाद हो जाए। आपकी सरकार भी आजादी के 50 साल के बाद उसी नीति का अनुसरण कर रही है। अंग्रेजों ने भारत के व्यापारियों पर टैक्स लगाया भारत का व्यापार खत्म करवाने के लिए। आपकी सरकार भी आपके व्यापारियों पर टैक्स लगा रही है आज के व्यापारियों का व्यापार खत्म कराने के लिए। आप सोचिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको शायद याद होगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया था तो वो होता था 97% इनकम टैक्स था अंग्रेजों के जमाने में। 97%। माने 100 रुपए की आमदनी है तो 97 रुपए अंग्रेजों की सरकार को आप टैक्स में दे दीजिए, बस 3 रुपया आपको छोड़ा जाएगा। जो 97% इनकम टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, वो इनकम टैक्स आजादी मिलने के बाद भी लगभग 30-40 साल तक लगा रहा। जो बुजुर्ग यहां बैठे उनको याद होगा कि 1982 के साल तक इस देश में इनकम टैक्स लगता था 97%। क्यों? 1947 में अंग्रेज चले गए थे तो अंग्रेजों के बाद यह इनकम टैक्स भी चला जाना चाहिए था, लेकिन वही इनकम टैक्स आजादी के बाद 1982 के साल तक लगता रहा और आपका खून चूसता रहा। अंग्रेजों ने लगाया था सेंट्रल एक्साइज का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज भी चल रहा। अंग्रेजों ने लगाया था ऑक्ट्रॉय का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो टैक्स खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी लगा हुआ।
अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो चला जाना चाहिए था टोल टैक्स का कानून, वो आज भी लगा हुआ है। और टैक्सेशन का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया था आपको बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक जानकारी और मिली हमको कि ये टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट बनाया अंग्रेजों ने, उस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। जो अंग्रेजों के टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स आते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, जिनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। तो ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारियों को एक फिलॉसफी सिखाई जाती थी। क्या फिलॉसफी सिखाई जाती थी कि आप टैक्स कलेक्ट कर पाएं या न कर पाएं, ये इमैटीरियल है। माने आप रेवेन्यू कलेक्शन करें न करें, ये इमैटीरियल है, लेकिन आप हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद कर दें। तो क्या होगा? तो जब हिंदुस्तानी व्यापारी अपना धंधा बंद करना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजों के धंधे हिंदुस्तान में चलेंगे। यह उनकी नीति थी। तो टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग जिस आधार पर होती थी अंग्रेजों के जमाने में, आज भी टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग वैसे ही होती है। और आज भी उन अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन कर पाए न कर पाए, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद करके बैठ जाए। और इसी के साथ एक तीसरी बात और बताऊं कि एक बार अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक बहस और चली, वो हिंदुस्तान में भी चली। यहां वॉयसराय होता था, वॉयसराय की काउंसिल होती थी। पहले ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पार्लियामेंट तो 1925-26 में बना, उसके पहले वॉयसराय की काउंसिल के माध्यम से पूरा देश चलता था। तो एक बार हिंदुस्तान में जो वॉयसराय था उसकी काउंसिल में डिबेट चली। क्या डिबेट चली? एक मेंबर था वॉयसराय की काउंसिल का, वो ये कह रहा है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतना जटिल बनाया है, जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। उसी मेंबर ने एक बात और कही कि सेंट्रल एक्साइज का टैक्स जो है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा क्यों किया है? तो जवाब मिला उसको कि ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए है ताकि हिंदुस्तानी लोग इसको समझ ना सकें। जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो लोग समझ नहीं पाए तो क्या होगा? जब वो उसको समझ नहीं पाएंगे तो डोर हमारे हाथ में रहेगी, हम चाहेंगे वैसा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उसका। और दुर्भाग्य से वो कॉम्प्लिकेटेड एक्ट इनकम टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज का आज भी चल रहा है। और कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं दोनों कानून, शायद ही दुनिया में किसी देश में इतने कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के कानून होंगे जितने हिंदुस्तान में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स में 40 साल से प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछा कि 40 साल से आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स एक्ट है क्या? तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि राजीव, 40 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझको मालूम नहीं कि ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। तो मैंने कहा कि जब आपको समझ में नहीं आता ये इनकम टैक्स है क्या, तो आप इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे ये मजबूरी है। तो मैंने कहा कि जिस आदमी के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है, अगर उसको ये समझ में नहीं आए तो उसने कहा अन्याय करेगा ये कानून। न्याय के लिए थोड़ी बनाया गया, अन्याय करने के लिए बनाया गया। और वो अन्याय क्या है? आपको इतना दबा के रखा जाए, इतना कंट्रोल करके रखा जाए कि आप ऊपर निकल नहीं पाए। और मैं लोगों को, इस देश के उन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूं जो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, पता नहीं सर्विस टैक्स, क्या क्या टैक्स के होते हुए भी कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। वरना भारत सरकार ने तो आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जानते हैं आज क्या चल रहा है इस देश में? आज इस देश में वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या चलता था? अंग्रेजी माल आएगा, टैक्स फ्री होगा और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? बाहर से आने वाले माल पर लगातार ड्यूटीज कम की जा रही हैं और हिंदुस्तानी लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है।